Good evening, students. Today we will be talking about X-ray crystallography. लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देना चाहता हूँ कि why we are studying about the crystallography. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि when it was discovered that the DNA is the genetic material, after that it was very difficult to form the structure of DNA. DNA का जो स्ट्रक्चर था वो बन ही नहीं पा रहा था। तब वॉटसन एंड क्रिक, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो चीज की मदद से, वन इज चैरगाफ रूल एंड अनदर इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड, इन दोनों चीजों को बेस बनाकर इनको स्टडी करके उन्होंने उनके जनरल एजम्पशन पे बेस्ड वो हेल्प लेकर और तब जाकर उन्होंने जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया, then the Watson and Crick was able to form the double helical structure of DNA. तो चैरगाफ रूल जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चैरगाफ रूल क्या है और कैसे वो वॉटसन एंड क्रिक को मदद किया। अब जो सेकेंड जो चीज है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड, this was basically done by the Astor Barry. He was responsible for finding out the chemical nature and able to draw the image of DNA through X-ray method. And whatever the assumption that he got, whatever the observation that he got, he write it down. And that helped Watson and Crick. तो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने किया? एस्टर बैरी ने, and the observations taken by him helped Watson and Crick to develop double helical structure of DNA. And for that, I have previously also told you that for that work, Watson and Crick were even awarded with the Nobel Prize. अब सवाल ये होता है कि जो एक्सरे के इमेज आए उस पर बेस्ड क्या क्या जनरल एजम्पशंस उन्होंने ड्रॉ किए। some of the observations which Astor Barry has found that I am writing. सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए इज मेड ऑफ टू स्ट्रैंड्स, इसीलिए अगर डबल हेलिकल, तो डबल हेलिकल कहने का मतलब है कि डीएनए दो स्ट्रैंड को मिलकर बना होता है, एक स्ट्रैंड नहीं, दो स्ट्रैंड को मिलकर बना होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड is 20 angstrom. थर्ड, मतलब जो दो डीएनए होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो डीएनए के अंदर कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। The distance between two consecutive nitrogenous base is 3.4 angstrom. ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो एक और बात कही कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। सो देयर आर 10
in one helix, in one helix। तो इनके ये एजम्पशन पे बेस्ड हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैंड 1 है मान लीजिए, तो आपका ये स्ट्रैंड 2 है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया यहाँ से, फिर यहाँ ऊपर आ गया, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हेलिक्स है। ये क्या है? दिस इज फॉर्मिंग वन हेलिक्स, वन हेलिक्स। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड हो गए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 20 एंगस्ट्रॉम है। और इन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में अटैच हैं वो टोटल 10 है, और एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है कंजुगेटेड नाइट्रोजन बेस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो एक में 10 है तो 3.4 into 10 इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक हेलिक्स का डिस्टेंस क्या होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। सो दीज आर द सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच एस्ट्रोनॉमी हैज फाउंड एंड द वाटसन एंड क्रिक हैज टेकन एज द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो डीएनए बेसिकली होता है वो होता क्या है। डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट, मतलब इट इज मेड ऑफ मेनी यूनिट्स। और ये जो बहुत सारे यूनिट्स को मिलकर बना होता है उन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब हमारे लिए एक और क्वेश्चन आ गया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ये 3 चीजों को मिलकर बनता है। वन इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आपने 11th में आपने जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पेंटोज शुगर होता है उसका एक एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है। तो डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरी बात, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के होते हैं। या तो वो प्यूरिन होंगे, या तो वो प्यूरिन होंगे या वो पैरामिडीन होंगे, या तो प्यूरिन होंगे या पैरामिडीन होंगे। अब डीएनए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डीएनए की। तो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन होता है वो है एडेनिन एंड गुआनोसिन, एडेनोसिन एंड गुआनोसिन। तो एडेनोसिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गुआनोसिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो पैरामिडीन है उसका वो है आपका थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन है वो एडेनिन एंड गुआनिन है और पैरामिडीन थाइमिन एंड साइटोसिन है। थाइमिन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आरएनए होता है उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, एक तो पेंटोज शुगर का और एक नाइट्रोजनस बेस का। आपके आरएनए में, आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड है, पहली बात। उसमें जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज शुगर है, ना कि डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस जो होता है जहां पे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन है, लेकिन आरएनए में आपका यूरेसिल एंड साइटोसिन होता है, प्यूरिन वही रहते हैं।
केवल एक जो चेंज होता है वो थायमिन है। तो डीएनए के अंदर थायमिन होता है, जबकि इसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। और थर्ड जो चीज है वो है फॉस्फेट आयन। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट आयन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपके क्या बनाते हैं? डीएनए। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें आपस में अरेंज होती हैं। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस पे इसको देखेंगे। अब जो बातें हमने कही वो सब चीजें आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे। इसी चीज को मैं थोड़ा इलाबोरेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो ये स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड आपके पेंटोज शुगर और फॉस्फेट आयन को मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसमें ये वाला जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और यहाँ पर अटैच होता है CH2OH। आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोमॉलिक्यूल जो 11th का चैप्टर है सेल बायोलॉजी में, उसमें ही पढ़ा होगा। और यहाँ से अटैच होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। यहाँ से क्या अटैच होता है? फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस। अब जो थर्ड कार्बन है आपका, ठीक है, तो थर्ड कार्बन में इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए के अंदर यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, OH होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए में सेकंड कार्बन पे ऊपर भी H होता है, नीचे भी H होता है। अब ये जो थर्ड कार्बन है इसके ऊपर H है, यहाँ पर ये OH है, ये भी यहाँ पे H। तो ये दोनों ही मिलकर फॉस्फेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये आपस में एक स्ट्रैंड बन गया। अब मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस A, G, C, ये नाइट्रोजन बेस है। अब देखिए यहाँ एक फॉस्फेट है, ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, और ये नाइट्रोजन बेस है। तो ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बने। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब ये आपस में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, they are running anti-parallel to each other. They are running anti-parallel to each other. यदि इस वाले का डायरेक्शन यहाँ 5 है तो ये 3 होगा, और ये इसका 3 है तो ये इसका 5' होगा। मतलब ये भी मान लीजिए आपका ये 5th कार्बन है, तो ये 5th कार्बन आ गया। अब देखो ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये 3rd कार्बन है, ठीक है। तो 5' 3' एंड हुआ इसका। ऐसे ही दूसरे वाले का जो बनाएंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में मूव करता है। ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये आपका फर्स्ट कार्बन है, तो यहां पर ये ऐसे ए है तो एक से G से, और ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। जो C है वो हमेशा G से अटैच होगा और C हमेशा G से, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही यहाँ पर ये G है तो ये C से अटैच होगा, और इनके जो बीच में बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी इससे जो अटैच होगा P होगा, और इनमें डबल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री है थायमिन। जैसे ऐसे कीजिए, कहिए
कि थायमीन का कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन, जबकि ग्वाइनोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है साइटोसिन, या आपके पास साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है ग्वाइनोसिन। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये आपस में, जैसे मान लीजिए CH2OH हो गया, यहाँ पे थर्ड कार्बन है इसका OH है, ये इससे फॉस्फेट आयन से जुड़े रहते हैं। ये यहाँ पर आपस में फॉस्फेट आयन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आप देखना चाहो तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसमें इस वाले को जो बॉन्ड है दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो नाइट्रोजन बेस होता है दैट इज अटैच्ड विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपके कौन अटैच होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस से अटैच होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, और जो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर से थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो दिस वे वी कैन से दैट दिस इज हाउ द डीएनए आर अटैच्ड। और यहाँ पर इनके जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक 5 to 3' होगा तो दूसरा 3' to 5' होगा। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? डीएनए। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है और कैसा है ये क्लियर होता है। ठीक है, तो इनको देखकर कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको जानना है। वो साइलेंट फीचर्स क्या है? ऐसे देखिए, इसमें द डीएनए इज मेड ऑफ 2 strands, दे आर रनिंग एंटी-पैरेलल टू ईच अदर। डीएनए के जो 2 strands होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम का बना होता है। सो दीस आर सर्टेन common in germs which are coming after the formation of DNA structure which was given by Watson and Crick, for which they were even awarded Nobel Prize। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आना होगा। ठीक है, जो आपका आरएनए है, आरएनए और डीएनए में कितना ही फर्क है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, उसमें केवल एक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है। इनमें फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका राइबोज शुगर है, ये क्या है आपका? राइबोज शुगर। और यहां से आपने इस O को हटा दिया सेकंड कार्बन से, तो ये बन जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जैसे ये आ गया, ये क्या बन गया? डीऑक्सी। डी मतलब रिमूवल ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के रिमूवल के बाद जो शुगर बनता है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं तो डीएनए में थायमीन होता है, जबकि इसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। सो दीस आर सर्टेन बेसिक थिंग्स और बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए which will be studied in this chapter in detail after this particular topic also। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे है। इसको ड्रॉ करके आपको लेबलिंग करने में कुछ भी आता है तो आपको लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आप देखिए, खुद ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, और उसके
हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे।